नमस्कार। महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत करेंगे ना उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी। ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। पीएम सम्मान निधि जितनी पैसे ये दे रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा भारतीय किसानों को पूर्ववर्ती सरकारें सब्सिडी के रूप में दे रही थी। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको दोहरा लाभ था। पीएम मोदी ने वाराणसी में समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से पीछे नहीं है। एसपी के नेता पूछते हैं कि पहलगाम के आतंकियों को अभी क्यों मारा, तो क्या मैं पहले उनके फोन करके पूछूं कि कब आतंकियों को मारूं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सरकार का जोर है। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी वाले आंकड़ा सुनकर ही साइकिल लेकर भाग जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी को अपराधियों से बेखौफ बनाने की बात कही तो एसपी ने भी पलटवार किया है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि काशी से मोदी के हुंकार, अखिलेश पर सीधे प्रहार। इसी पर आज की महाबहस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुभव बहुत लंबा है। अनुराग भदौरिया फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वे बाकी के साथ बातों को रखती हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोडी हमारे साथ हैं और अतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, समाज के हर पहलू की बड़ी समझ। और उससे पहले महाबहस के आज के सवालों का दौर। अखिलेश का परतंज, क्या पूछ कर लूं आतंक पर एक्शन, यादव बंधुओं की बात, मोदी का मिशन 2027 स्टार्ट, काशी से मोदी की हुंकार, अखिलेश पर सीधे प्रहार। ये तमाम सवाल जिनको आज की चर्चा में हम लेकर आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता और अतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, कर्नल रिटायर्ड JS सोडी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यहां पर यह विकास की बात है, मिशन 2027 भी है, सारी चीजें हैं और काशी में प्रधानमंत्री का दौरा। सवाल यह है कि आगे का रोड मैप क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को दिखाने की कोशिश कर रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्रधानमंत्री दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस आए, काशी आकर वो चुनाव लड़े और एक विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में तय करना शुरू की और 2017 में उस विकास की यात्रा में एक दूसरा पहिया जुड़ गया जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। और ये जो दो सरकारें थी, डबल इंजन की सरकार, इसका विकास का पथ लगातार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। अनुराग भदौरिया जी बताइए, आज काशी से 2027 का माना जा रहा है कि अलग भारतीय जनता पार्टी ने जगा दिया। भाजपा सत्ता में है, आप विपक्ष में हैं, तैयारी क्या है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जनता की सुविधा कैसे जनता को मिले, जनता को कैसे राहत मिले महंगाई बेरोजगारी से, किसान को कैसे राहत मिले अपनी परेशानियों से, इसके बारे में कोई बात नहीं करना। विपक्ष की बुराई करना, विपक्ष जो बोलता है उसको उसके बारे में निगेटिव बोलना, विपक्ष की आलोचना करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए थोड़ी जनता ने चुना था कि आप विपक्ष की बुराई करेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी की बात करेंगे। अरे समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज के सम्मान की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। हम कहाँ यहाँ पे डायलॉगबाजी की राजनीति करते हैं, हम नारेबाजी की राजनीति तो करते नहीं है। अरे पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो किसकी नाकामी की वजह से उजड़ा? क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी थी? किसके भरोसे वहां पे लोग गए थे? ये जो 26 भारतीय किसके भरोसे वहां गए थे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ? सरकार के भरोसे गए थे ना। तो सरकार ने सरकार उनके भरोसे पे खरा उतरी क्या? जब लौट के आई तो बेचारी विधवा होकर लौटी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से क्या बच सकती है क्या? इसी से इसके पहले पहलगाम की आपने घटना को हमने बताई, पुलवामा की घटना आपने देखी किस तरह की हुई थी। तो लगातार जो आतंकवाद, आपने कहा था कि हम नोटबंदी खत्म कर देंगे, नोटबंदी आज आपने लगाया था तो कहता आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर ये पहलगाम की इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसका जवाब तो दिया नहीं जाता है। इसके उस समय हम लोगों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी कि उसी समय विशेष सत्र बुलाइए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, लेकिन उस समय विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। अब जब पार्लियामेंट चल रही है तब उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं तो जवाब देने वाला कह रहे हैं अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि जब आतंकियों को मारा तो क्या आपसे पूछ के फोन करके? अरे भैया, आतंकियों को आपने अगर आतंकियों को पहले मार दिया होता ना तो हमारी 26 बहनों का सिंदूर तो नहीं उजड़ता ना। मेरा सवाल सीधा सा है, हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए। बहनों का सिंदूर उजड़ेगा तभी हम उनको हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं उसका जवाब यह है कि आतंकवादियों का समर्थन कौन कर रहा है? जब संसद में उसकी सूचना आई तो लोगों ने कहा आज ही क्यों मार दिए गए? जब आतंकवादी पैदा होंगे, जब आतंकवादी नापाक हरकत करेंगे और जहां से वो आए थे हमने घुसकर मारा, उसके बाद भी अनुराग भदौरिया जी को है केवल एक पक्षों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी ये चैनल पे आकर करते हैं। कहते हैं कि देशभक्त है और देशभक्ति का सम्मान नहीं करते। पत्नी ने कहा, देखिए भाई, आपका समय था, आप बोल रहे थे, बोलने दीजिए दूसरे को, जवाब सुनने दीजिए जनता को कि आप किन तत्वों का समर्थन करते हैं। उन तत्वों का आप समर्थन कर रहे हैं कि आपको सूचना होनी चाहिए, मारने से पहले आपको सूचना होनी चाहिए, तब आप करेंगे, राजनीति करेंगे। अरे आतंकवादियों को पहले मार देना चाहिए था ना आपको, जब आपके पास पता है कि चलिए अनुराग जी रुकिए, और भी मेहमानों के पास चल रहा है, आतंकवादियों के समर्थक भी मार देने चाहिए कि हमारे लोगों की मौत हो जाएगी, उस पर राजनीति करेंगे। आतंकवादियों के जो समर्थन है उनका क्या करना चाहिए? नहीं अनुराग जी, आज ये बता दिए जो लोग इस देश में आतंकवादियों के समर्थक हैं, सिमी के समर्थक हैं, जिन्होंने सिमी से रुक जाइए, नॉन स्टॉप चर्चा मत करिए, रुक जाइए। नहीं आतंकवाद पर बहस नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, भाई दोनों का ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रियंका जी, सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ये जो राजनीतिक गहमा गहमी बनी है, आरोप प्रत्यारोप तेजी के साथ एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं कोई गिनता नहीं है। अगर बीजेपी आरोप लगाती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगाती है। क्या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी भी कांग्रेस को ही हल्के में आंका जा रहा है? भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को अगर कोई गिनता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बिना कांग्रेस किए तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बिना राहुल गांधी के तो वो कुछ होता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये खैर आरोप आपका जो है बेबुनियाद है जी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि स्वदेशी अपनाओ,
अरे भाई, सबसे पहले तो स्वदेशी खुद ही अपना लें। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो चश्मा मोवाडो का पहनते हैं वो कहाँ का है? स्विस ब्रांड का है। बुल्गारिया की घड़ी कहाँ है? इटालियन ब्रांड है। मर्सिडीज बेंच जिससे वो चलते हैं S65 वो जर्मन की ब्रांड है। अरे भाई, करने से पहले विदेश घूमना आपको इतना पसंद है, विदेश में ज्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं, तो और खर्चा उस पर सबसे ज्यादा आपका होता है। मतलब 300 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आपका हो रहा है, और आप लोगों को यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप स्वदेशी इस्तेमाल करिए, हम विदेशी इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, ये कौन सी राजनीति करते हैं आप? आपको पहले, सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा, उसके बाद बात करनी होगी। आप बनारस आते हैं, अपने पहला भाषण याद करिए। आपने बनारस जब आए थे कहा था माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा की सफाई के नाम पर कितनी लूट हो गई, उस पर तो बात ही नहीं करते। यहाँ पर जो है लगातार जो लूट जा रही है, टंकियां गिरी जा रही है, उस पर तो बोले ही नहीं आप। आपको ये बताना चाहिए। प्रोफेसर GD अग्रवाल बेचारे गंगा माँ की सफाई करते करते ऊपर चले गए, लेकिन उनको कोई किसी ने पूछा ही नहीं। उन्होंने पता नहीं कितने लेटर लिख डाले प्रधानमंत्री जी को, पर उससे कोई मतलब ही नहीं। आप बताइए कि आपने कहा था कि बनारस को तो क्यूटो बना देंगे, कहाँ है बनारस क्यूटो? मतलब क्यूटो मतलब क्यूटो से कंपैरिजन कर सकते हैं आप बनारस का? मतलब पिछली बातें आप सारी भूल गए, अभी नया चालू कर दिया, अब स्वदेशी अपनाओ। जब कुछ नहीं बचा तो स्वदेशी अपनाओ। अरे भाई, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी अपनाओ, ये सब बात की बातें। पहले आप बताओ कि रोजगार कितना दिया। आप पहले बताओ कि बेटियों की सुरक्षा चलिए, मैं कितनी बीजेपी हुई। से जवाब आप लूंगा, पहले लेकिन बताओ इससे पहले भ्रष्टाचार कर्नल क्यों नहीं रिटायर्ड कम JS हुआ। सोढी साहब, आप बताओ सवाल गोपाल ये है। पुरस्कार कहाँ है? जी आप जी, बताओ 15 लाख कहाँ है? आप बताओ मैं ना। आपने कहा पूछूंगा अभी विदेश की बीजेपी सुरक्षा से, करेंगे, सीमाएं सुरक्षित आपके करेंगे, इसके आपकी लिए बात पर बीजेपी से नोटबंदी की। पूछूंगा। आपने प्रियंका देश की जी, सुरक्षा कहाँ की? 26 लोग जो घूमने गए थे उन लोगों की डेथ हो गई, जिम्मेदार आप हैं। और आपके किसी मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली, आपके किसी गृह मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली, आपने जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद आप उसको उत्सव बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, कर्नल रिटायर्ड JS सोढी साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आतंकवादियों को लेकर के, सेना के ऑपरेशन को लेकर के, उनकी टाइमिंग्स को लेकर के, और तमाम जो जिस तरीके से चीजें निकल करके आती हैं उनको लेकर के जो बातें कही जाती हैं, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि कभी देखा जाए कि संसद का सत्र आने वाला है, लो भैया मार गिराए 2 आतंकी, लो 2 और गिराए, मार गिराए? ऐसा होता है क्या? आप तो एक लंबा अनुभव रखते हैं। जय हिंद अनुपम जी। ये मेरा सर, सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ना किसी राजनीतिक दबाव के नीचे होते हैं, ना किसी राजनीतिक प्रक्रिया को देख के होते हैं। सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं, सेना खुद प्लान करती है, खुद एग्जीक्यूट करती है। हाँ, अगर सीमा पार जाना होता है, अगर किसी देश पे युद्ध करना होता है, तो वो एक राजनीतिक निर्णय होता है या पॉलिटिकल डिसीजन होता है। लेकिन देश के अंदर कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी का हो, चाहे ये फ्लड रिलीफ हो, वो पूरा सेना अपने आप प्लान करती है। अब अनुपम जी, 17 जनवरी 1999 को एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जिसमें यह लिखा था कि आने वाले आधुनिक युद्ध में कोई भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है एक हथियार के तौर पे, यानी कि कोई भी चीज जो वेपनाइज हो सकती है वो वेपनाइज होगी। उसमें एक अहम बात लिखी थी कि सूचना भी आने वाले समय में हथियार होगी, या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे हम जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए एक भारी सैनिक विजय थी, और हमारी सेना का लोहा पाकिस्तान तक ने माना है किस तरह से हमने पाकिस्तान को सैनिक तौर पर बर्बाद किया। लेकिन हम 2 कदम पीछे रह गए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या सूचना वॉरफेयर में, और इसके ऊपर कई सेना के रिटायर्ड जनरलों ने लेख भी लिखे हैं। मेरे कहने का मतलब है अनुपम जी, आज के आधुनिक युद्ध में जो लड़ाइयां जमीन पे होती हैं, हवा में होती हैं, जल पे होती हैं, वहां लड़ाइयां आज ये सोशल मीडिया पे भी होती हैं, टीवी चैनल्स पे भी होती हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें हर तरफ से इस युद्ध को देखना होगा और जीतना होगा। हमारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कुछ कमियां रह गई, और एक मैं बस मिनट चाहूंगा, कमी हमारी इसलिए रह गई क्योंकि हालांकि ऑपरेशन सैनिक तौर पे बहुत अच्छी तरह प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जो हमने देरी की इंफॉर्मेशन देने की, उससे कई लोगों को, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश में हो, उन्हें एक मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। रतिमान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। ये 2027 का सियासी दंगल आपको किस ओर जाता दिख रहा है? प्रधानमंत्री के आज के दौरे के बाद लग रहा है आपको कि अब 2027 का दंगल दिलचस्प होने वाला है?
अनुपम जी, बिल्कुल। आज तो प्रधानमंत्री ने इस बात का आगाज जैसा कर दिया है। आज इस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, उस पर जिस तरह से प्रहार किया है और कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया उन्होंने, या कांग्रेस को बहुत पीछे रखा, इससे जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और जो इस तरीके से उन्होंने कहा कि साइकिल लेकर भाग जाएंगे, ये सब शब्दावली जाहिर करती है कि चुनावी जनसभा थी जिसमें उन्होंने 20,500 करोड़ रुपए की किसान निधि का भी यहाँ से जारी की। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक सुगबुगाहट ही नहीं बल्कि पूरी तैयारी है। और धीरे धीरे ऐसी रैलियां, ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी सभाएं देखने को मिलेगी जिनसे जाहिर होगा, पता से स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह की लड़ाई होने जा रही है। हीरो वाजपेयी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से बात कही है, जिस आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि क्या हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछ करके और आतंकवादियों को मारते, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो आतंकवादियों के मारने पर एक रुख में अपना मुलायमियत दिखाई, अपना एक नरमी दिखाई, वो ठीक बात नहीं थी। उस मौके बिल्कुल बिल्कुल। हीरो वाजपेयी, जवाब दीजिए आप प्रियंका जी की बात का, और फिर उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। आतंकवादियों के प्रति वो नहीं होता, लेकिन जो तरीका जाहिर के जो तरीका अंदाज दिखाया, कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। प्रियंका जी चिल्लाकर अपनी उपस्थिति का एहसास चैनल पे तो करा दे रही है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और कांग्रेस उसी के संदर्भ में केवल प्रियंका जी चैनल पर आकर बात करती है। मुझे लगता है कांग्रेस को खुद के अंदर झांकना पड़ेगा और जमीन पर जाने। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं रेस में नहीं है कि नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या मानते हैं? हीरो वाजपेयी हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये दो शख्सियत की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस इसमें कहीं भी नहीं है। और ये दो पार्टियों की, दो शख्सियत की लड़ाई है। और योगी आदित्यनाथ के साथ आदरणीय मोदी जी की है, मोदी जी है, ये लड़ाई एक तरफा है। मुझे लगता है 2027 के चुनाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ी दिखेगी। और जो बात आज मोदी जी ने कही है कि साइकिल लेकर लोग भाग जाएंगे मैदान से, मुझे अनुराग जी को लगता है जल्दी उन्हें कार से साइकिल लेनी पड़ेगी और मैदान छोड़ना पड़ेगा। सब प्रियंका जी जवाब देंगी आप? देखिए भाई, ये जो सजेशन यहाँ बैठ के ये गाथा गा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिल के, उनको सजेशन क्यों नहीं देते कि भाई कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों आप इतना लेते हैं? कोई भी भाषण उनका कंप्लीट क्यों नहीं होता? आप सजेशन दीजिए ना राहुल गांधी को, आप सजेशन दीजिए कि देश विरोधी बातें ना करें। आप सजेशन दीजिए कि चुनाव आयोग को माने, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला ना करें। आप सजेशन दीजिए ना राहुल गांधी को कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर काम करें। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, आगे पीछे सपा के छुट्टी फिर रही है। बिना बैसाखी के आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। इनको या तो इनको बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने जी बिल्कुल। प्रियंका जी रुकिएगा आप, हीरो वाजपेयी रुकिए। अनुराग भदौरिया, ये क्यों कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि साइकिल छोड़कर भाग जाएंगे? भाई आपका चुनाव चिन्ह है और साइकिल को लेकर के जाहिर तौर पर हम तो देखते आए हैं कि साइकिल तो हम भी चलाए हैं, आप भी चलाए हैं, तमाम लोग और भी चलाते हैं। चुनाव चिन्ह भले ही है, लेकिन साइकिल छोड़कर आप भाग जाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसा क्यों? और मैंने तो ये भी देखा है कि सारी जनता बीजेपी को जो वोट देती है, जो बीजेपी के नेता, वो भी साइकिल चलाते हैं। बिना साइकिल के तो आजकल आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते, फिट रह ही नहीं सकते। हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं जिम में भी उठाते हुए दिखते हैं, साइकिल चला ही रहे हैं। अनुराग जी के पास साइकिल नहीं है, आपको भी साइकिल चलानी अरे भाई आपके पास साइकिल है ही नहीं, आप चला क्या रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की स्वदेशी आप तो सिर्फ साइकिल की बात करते हैं, साइकिल पे चलते नहीं। अनुराग जी पार्टी ने नारा दिया था, भिजवा दीजिए वाजपेयी जी, भिजवाइए एक साइकिल भाई अनुराग जी के पास। बोला आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल भिजवाएंगे साहब, स्वदेशी भारत, मेक इन इंडिया। एक पहिया की साइकिल चलाएंगे अगले चुनाव में। सवाल है कि साइकिल इन्हें मिलेगी नहीं, माने पैकिंग बदलते रहते हैं। एक पहिया की साइकिल अनुराग जी चलाएंगे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। स्वदेशी का पे कोई काम नहीं करते भैया। इन्होंने एक बनाई यूनिटी ऑफ स्टेचू की, एक उन्होंने मूर्ति बनाई थी सरदार पटेल जी की, उसका भी ढलाई का काम चीनी कंपनी को दिया था। एक इन्होंने बनाई स्टेचू ऑफ इक्वलिटी,
संत यहाँ रामानुजाचार्य जी की मूर्ति बनाई, उसमें भी चीन वहाँ पे चीनी कंपनी उसमें भी काम कर रही थी। सवाल है कि आप यहाँ स्वदेशी भारत की बात करते हैं तो आपने आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो आपसे बात करेंगे कि देश के अंदर में आत्मनिर्भर भारत होगा भी। इसलिए अगर आत्मनिर्भर की बात करनी है तो सबसे अच्छा स्टेडियम सैफई बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम सैफई बनाया करना पड़ेगा। आपकी तरह हल्ला बोल नहीं कि जो घर खाली है वो घर हमारा है, सम्मान नहीं करना चाहते, वो नहीं चलेगा। आत्मा हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती, हमने भव्य स्टेडियम अरे गांव देश की आत्मा बसती है भारत में, और भारत में शुरू की तरफ चल रहा है, व्यापार कर रहा है, विश्व में तीसरे नंबर की इकॉनमी होने जा रहा है, जापान पीछे। भाई रुकिए, आपस में लड़िए मत। प्रियंका जी कुछ कह रही है, प्रियंका जी बताइए, आप अपनी बात रखिए। आप नहीं चाहते, इसलिए लगातार स्टेडियम में मैच नहीं करवा रहे, इतना बड़ा स्टेडियम बना खड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, सैफई में आप नहीं मैच करवा रहे, उसको बताइए। हमारी कांग्रेस में डालिए, समाजवादी की विचारधारा कगार पे है, लेकिन जनता जनता के विचारों का सम्मान क्यों नहीं कर रहा? रुकिए, आपसे रुकिए, रतिमान त्रिपाठी जी जरा समझाइए आप। प्रदेश की जनता और देश की जनता इस वक्त देख रही है, क्या लगता है आपको जो मुकाबला 2027 का है, चारों पांचों दल सबको गिन लेते हैं, हम किसी को क्यों निकालें बाहर? सवाल ये, चाहे चंद्रशेखर जी की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएलडी हो, मैं चाहूंगा क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश का एक लंबा अनुभव रखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी दंगल को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और साथ ही साथ ये बताइए कि कांग्रेस की भूमिका किस नजरिए से, किस पैटर्न पे और कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, अभी जो इनका गठबंधन है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का, करा रही है, वो नहीं चाहती गठबंधन के हिसाब से समाजवादी पार्टी विश्वास बढ़े गांव से, और वहाँ पे टैलेंट समाजवादी पार्टी तो इसलिए इतना बड़ा भव्य स्टेडियम बना है गांव में, लेकिन नहीं करवाएंगे मैच वहाँ पे। क्यों नहीं करवाते भाई? क्यों नहीं आप चलाते? आपकी सरकार 8 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही है, वहाँ मैचेस क्यों नहीं होने चाहिए? बताइए, गांव के लोग। एक बार रतिमान त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, आपके पास मौका बहुत है, मेरे पास समय बहुत है, समय लेके आया हूं चर्चा के लिए। अनुराग जी, आप बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं भाई, हम गाँव की बात करने वाले लोग, इतना एंकर नहीं बोल रहा जितना आप बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए अनुराग जी, भाई ऑडियो डाउन करिए, बोलिए रतिमान त्रिपाठी जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये अभी बना हुआ है और दोनों एक दूसरे से के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। अब बात आएगी सीटों के समझौते की, तो 425 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देगी, ये उसके स्थिति पर डिपेंड करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत समर्पित भाव से, कांग्रेस बहुत समर्पित भाव से समाजवादी पार्टी के साथ है, वो जितनी भी सीटें पा जाएगी मुझे लगता है उतने में संतुष्ट हो जाएगी। और चुनाव उन्हें चूंकि भारतीय जनता पार्टी से को हटाना है, इसलिए सीटें कुछ 10-20 मिल जाए, 50 मिल जाए, आप बता रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस तो समझौता कर लेगी और वो कोई अभी गठबंधन में कोई टूट नहीं होने जा रही है जो दिख रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल ये है, मेरा सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पावर में है, समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है, क्योंकि आप इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री को टक्कर किसने दी? आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी ने कितनी टक्कर दी, आखिरी तक पूरी तरीके से जोरदार तरीके से टक्कर दी और सिर्फ 1.5 लाख मतों से वो जीत पाए। और आदरणीय राहुल गांधी जी के मत का जो डिफरेंस है वो लगभग 4 लाख के करीब, उससे ही पता चलता कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कहाँ उत्तर प्रदेश में चली गई है। सीटें आपको 2024 में कितनी मिली, आधी हो गई, उसके बाद भी आपको यकीन नहीं, उसके बाद भी आज आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं कि कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस वो नहीं। अरे भाई, कांग्रेस की वजह से ही आप पूरी तरीके से जिम्मेदार बने हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ना खड़े हो और आपको जिम्मेदारी से ना जो है पूरी तरीके से ललकारे, तो आप लोग पूरी तरीके से तानाशाह हो जाएंगे। और विपक्ष की जो आवाज है वो बनकर राहुल गांधी जी लगातार सवाल पूछते चले जा रहे हैं। उन सवालों की वजह से आज जनता की आवाज कम से कम मीडिया के माध्यम से कहीं पहुंचती है, वरना ये जो हाल है कि सवाल पूछने की हिम्मत आज किसी में किया, लेकिन प्रत्याशी नहीं मिले आपको। अरे भाई, फिर नेगोशिएशन पे आ गए। अरे भाई, अपना नेगोशिएशन कर लीजिए पहले, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं डिसाइड कर पा रहे। चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए भाई। सवाल ये है कि आखिर आतंकियों के मरने पर संभाली नहीं जाती, आपस में जो है दोनों इंजन भिड़े पड़े हुए हैं। उसके बाद भाई ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो आ गई, प्रियंका जी बात आ गई, आपकी हीरो वाजपेयी आ गई, मेरे पास आखिरी समय है, जिसने सिमी से अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया की पार्टी ने ही सिमी से प्रतिबंध हटाया था,
इनको हमेशा परेशानी होती कोई आतंकवादी मारा जाए। अरे भाई आतंकवादी घुसे कैसे, ये तो भाई अनुराग जी का ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए। हम समाजवादी लोग गांव के विकास की बात करते हैं, किसान के विकास की बात करते हैं। हम मेडिकल कॉलेज बनाते तो गांव में बनाते हैं, स्टेडियम बनाते तो गांव में बनाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज बनाते तो गांव में बनाते हैं, आतंकवादियों पे क्यों रोकते तो गांव में बनाते हैं, स्कूल बनाते तो गांव में बनाते हैं। यही बता दीजिए, सीमी से प्रतिबंध क्यों हटाया था? हम चाहते हैं गांव देश की आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। आप रहते शहर में, गांव जाते नहीं, गांव से आपका वास्ता नहीं, आपको पता ही नहीं गांव कहां है। मैच कराने को तैयार नहीं है। स्टेडियम क्या बन गया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। गांव में स्टेडियम बन गया, वहां मैचेस नहीं करवाए इन्होंने। अरे भाई आपने सैफई में स्टेडियम बनाया, खुद ही खेल रहे हैं। गांव के बच्चों के अंदर, अरे भाई आप सैफई में डांस कराते हैं, एक ही समय बिजली आती थी। भाई ऑडियो डाउन करिए सबका, वक्त की मेरे पास कभी। कर्नल रिटायर्ड जे सोडी आखिरी कमेंट। सियासत, आतंकवाद और सेना का मनोबल, इन तीनों शब्दों को अगर देखा जाए, तीनों को, तो सेना का मनोबल क्या राजनीतिक गहमा गहमी से कुछ असर पड़ता है, ऑपरेशंस पर कुछ असर पड़ता है? देखिए अनुपम जी, अगर सेना के शौर्य पे, सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे अगर सवाल उठाए जाएं तो डेफिनेटली हमारे मनोबल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आज हर सैनिक के पास स्मार्टफोन है, 24 घंटे की टेलीविजन देखते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरा हक है दूसरी पार्टी से प्रश्न पूछने का, लेकिन सेना के ऊपर उंगली उठाने का, सेना के शौर्य के ऊपर उंगली उठाने का, सवाल पूछते हैं, सेना से नहीं पूछते। सेना हमारी ये शायद मेरी राय में हमारे मनोबल के लिए ठीक नहीं है। वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। देखिए, जनता सबसे बड़ी ताकत है और जनता को ही तय करना है, क्योंकि 22 में भी जनता ने तय किया, 24 में भी जनता ने तय किया और 2027 में भी जनता को तय करना है कि भला प्रदेश का या देश का विकास कौन उनके लिए कर सकता है या किसको वो चुनना चाहती हैं। लेकिन काशी से जो आगाज आज हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में अब 2027 के सियासी घमासान तक यूं ही जारी रहेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यूं ही बना रहेगा। ये तस्वीर अपने आप इन हालातों को बयां करती हुई नजर आती है। महाबहस में आज बस इतना ही। आप सबका कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।